हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मानव का अध्यावरणी तंत्र, जो आपके 21 नंबर चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आपके अध्यावरणी तंत्र है, अध्यावरणी का मतलब है कि आपके शरीर के पूरे बाहरी आवरण को जो भाग बनाता है वही उसका हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। तो आपको पता होगा कि जो हमारी त्वचा होती है, चमड़ी होती है, वही हमारे पूरे शरीर के बाहर क्या करती है, आवरण बनाती है, लेयर बनाती है। और इस टॉपिक के अंदर हम उसी त्वचा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि त्वचा के अंदर कितने स्तर होते हैं, किस प्रकार कौन से स्तर रहते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी परतें होती है। तो सब हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, अध्यावरणी तंत्र, या इसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। तो यानी मानव के शरीर का जो आवरण बनाने वाला तंत्र है जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या होगी, त्वचा होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अध्यावरणी तंत्र। तो देखिए परिभाषा, मानव शरीर का आवरण बनाने वाला तंत्र अध्यावरणी तंत्र कहलाता है, अध्यावरणी तंत्र कहलाता है। उदाहरण क्या है, त्वचा। यानी जैसे मैं आपको बेसिक बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से त्वचा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि त्वचा के कितने स्तर होते हैं। मुख्य रूप से त्वचा दो प्रकार के स्तरों से बनी होती है। सबसे बाहर वाली होती है अधिचर्म और उसके अंदर होती है चर्म। तो उनकी संरचनाओं को हम स्टडी करेंगे, उनकी परतों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि त्वचा के अंदर त्वचा ग्रंथियां भी पाई जाती है जो हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है। और उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर का आवरण तो बनाती है, उसके अलावा ये हमारे शरीर में किन किन कार्यों को करने में सहायक होती है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं आपके टॉपिक अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपके अध्यावरणी तंत्र की परिभाषा और त्वचा। फिर हम स्टार्ट करते हैं त्वचा के बारे में पढ़ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चर्म के बारे में, हमारी त्वचा के बारे में। तो जो त्वचा होती है इसके दो स्तर होते हैं। पहला जो सबसे ऊपरी स्तर होता है उसको बोलेंगे अधिचर्म, या इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। और दूसरा पाया जाता है चर्म, या उसको बोला जाएगा डर्मिस। ठीक है। तो हमारी जो त्वचा है, त्वचा के दो स्तर होते हैं। वैसे आपको ये बिल्कुल पतली दिखाई देती है, लेकिन त्वचा की काफी मोटी लेयर होती है जो हमारे अंगों को, पूरे शरीर को ढककर रखने का काम करती है। तो जो हमारी त्वचा है इसके दो स्तर होंगे। जो ऊपरी आपको बाहरी भाग दिखाई देता है वो भाग कौन सा है, अधिचर्म। और इसके कुछ नीचे गहराई वाला भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है, चर्म। जो अधिचर्म है सबसे बाहरी स्तर है, इसकी उत्पत्ति होती है भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तो उत्पत्ति एक्टोडर्म से। और चर्म की उत्पत्ति किससे होगी, मीजोडर्म से। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ को तो स्टूडेंट्स को पता होगा एक्टोडर्म क्या है, मीजोडर्म क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब बच्चे का परिवर्तन हो रहा है, माँ के शरीर में भ्रूण है वो माँ के शरीर में परिवर्तित हो रहा है, तो उस भ्रूण के पूरे बच्चे के शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले 3 स्तर बनते हैं।
ये सबसे अंदर वाला स्तर, ये मध्य वाला स्तर और ये सबसे बाहर वाला स्तर। इस बाहर वाले स्तर को बोलेंगे एक्टोडर्म, मध्य वाले को बोलेंगे मेसोडर्म और सबसे जो अंदर वाला है इसको बोलेंगे एंडोडर्म। तो 3 स्तरों से मिलकर वो भ्रूण का पूरा शरीर का निर्माण होता है। यानी जो बच्चे का शरीर बनेगा उसमें कुछ अंग है वो मध्य स्तर से बनेंगे, उसको हम बोलेंगे मेसोडर्म। कुछ अंग है वो बाहरी स्तर से बनेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। और कुछ अंग है वो आंतरिक परत से बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि अधिचर्म की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हो रही है और चर्म की उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे का शरीर बन रहा था तो जो त्वचा का बाहरी भाग था वो इस बाहरी परत से बना, जिसका नाम क्या था, एक्टोडर्म। और जो चर्म का निचला भाग था, चर्म जो आपके त्वचा का निचला भाग था दूसरा चर्म वाला, वो इस मध्य वाली परत से बना, इसलिए हमने बोल दिया इसकी उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है, जबकि जो अधिचर्म की उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म से होती है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया कि एक्टोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है और एंडोडर्म क्या है। यानी जब भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है माँ के शरीर में, उसके अंगों का निर्माण हो रहा है तो 3 परतों के द्वारा निर्माण हो रहा है। कुछ अंगों का निर्माण है वो आंतरिक परत से होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि उनकी उत्पत्ति एंडोडर्मल है। कुछ अंगों का निर्माण है वो मध्य स्तर से होता है तो हम बोलेंगे कि उनकी उत्पत्ति है वो मेसोडर्मल है। और कुछ अंगों की उत्पत्ति होती है वो सबसे आंतरिक या बाह्य परत से होती है। अगर बाह्य परत से होती है तो हम बोलेंगे एक्टोडर्मल है। आपको पता होगा बोला जाता है रक्त के लिए कि रक्त है वो इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में रक्त बनता है वो किस परत के कारण बनता है, मध्य वाली परत के कारण बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है उसकी उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से होती है। तो इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए। फिर पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे अधिचर्म को और उसके बाद पढ़ेंगे हम चर्म को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिचर्म के बारे में। ये कई परतों से मिलकर बना होता है। अधिचर्म यानी त्वचा का जो ऊपरी भाग दिखाई देता है ये कई परतों से मिलकर बना होता है। तो देखिए जो हमारी अधिचर्म है, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारी त्वचा है, इतनी मोटी त्वचा का भाग है, तो इसके अंदर 2 परतें होगी, ये बाहर वाली होगी, ये क्या कहलाएगी, ये भाग आपके कहलाएगा अधिचर्म और ये भाग कहलाएगा चर्म। अब इस अधिचर्म के अंदर भी जो अधिचर्म वाला बाहरी त्वचा का भाग है ये 5 परतों से मिलकर बनी होगी। सबसे नीचे वाली जो चर्म के संपर्क में रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर के बाद जो दूसरी परत होगी वो होगी सूल स्तर। सूल स्तर के बाद अगला भाग होगा कण स्तर। उसके बाद अगला भाग होगा आपके स्वच स्तर और सबसे जो बाहर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, सबसे बाहर वाला भाग कहलाएगा आपके किरण स्तर। ठीक है, तो इस प्रकार अधिचर्म की ये 5 परतें हो गई।
यहाँ तक जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है वो कौन सा होता है, अंकुरण स्तर होता है। तो अधिचर्म का सबसे नीचे वाला स्तर किसके संपर्क में रहेगा, चरम के संपर्क में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अधिचर्म की कोशिकाएं होती है वो ज्यादातर क्या रहती है, मृत रहती है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, रक्त की आपूर्ति भी नहीं होती है। जो रक्त वाहिनियां होती है वो सिर्फ चर्म वाले भाग तक ही जाती है, अधिचर्म की परतों के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो देखिए अधिचर्म के कितने स्तर है, 5 स्तर। इनको नोट कीजिए, फिर एक एक स्तरों को पढ़ते हैं कि कौन से स्तर का क्या काम होता है, कहां पर उपस्थित रहता है। ये जो क्रम है ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये है सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, और ये है आपके सबसे आंतरिक परत, किसकी, अधिचर्म की सबसे आंतरिक परत। यानी ये जो मैंने 5 परतें बनाई है अधिचर्म में, उसमें सबसे नीचे वाली कौन सी है, अंकुरण स्तर है, और सबसे ऊपर वाली कौन सी है, किरण स्तर है, जो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है। इनमें से जो ये सबसे बाहर वाली होती है ना, इसकी कोशिकाएं होती है वो मर जाती है, क्योंकि उनका कोशिका द्रव्य सूख जाता है। और जब इसकी कोशिकाएं मर जाएगी तो ये परत क्या करेगी, रूपांतरित होगी, और हमारे शरीर में नाखून का, बाल का और सींग का, जंतुओं के शरीर में सींग का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन आता है कि किस परत के रूपांतरण के कारण है वो नाखून, बाह्य कंकाल का निर्माण होता है, यानी नाखून, बाल, सींग। तो किस परत के कारण, किरण स्तर के कारण, क्योंकि इनका कोशिका द्रव्य मृत हो जाता है और वो एक पदार्थ में बदल जाता है जिसको बोलते हैं किरेटिन। आपको पता होगा हमारे बाल और नाखून में किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, तो वो किसके कारण होती है, किरण स्तर के कोशिका द्रव्य के मरने के कारण किरेटिन बन जाता है, और जिसके कारण हमारे नाखून, बाल का और पशुओं में सींग का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किरेटिनाइजेशन। यानी किरेटिनाइजेशन क्या है कि अधिचर्म की जो सबसे बाहरी स्तर होता है, किरण स्तर, उसका कोशिका द्रव्य सूख जाता है, जिसके कारण वो कोशिकाएं मृत हो जाएगी और उनमें किरेटिन बन जाता है, और उस किरेटिन के कारण नाखून, बाल, सींग का निर्माण होना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, किरेटिनाइजेशन कहलाती है। सब मैं पॉइंट लिखवाऊंगी, तो एक बार इस बेसिक आइडिया के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक परतों को विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन आपको स्टूडेंट्स वापस एक बार बता रही हूँ कि क्रम ध्यान होना चाहिए। जैसे त्वचा की ये मोटी परत है, इसके अंदर ऊपर वाला आधा भाग अधिचर्म, नीचे वाला आधा भाग क्या है, चर्म। तो अधिचर्म में भी 5 परतें, तो जो सबसे ऊपरी परत है जो वातावरण के संपर्क में रहती है वो कौन सी है, किरण स्तर। और अधिचर्म की सबसे निचली स्तर जो चर्म के भाग से संपर्क में रहती है वो कौन सी है, अंकुरण स्तर। तो इसको नोट कीजिए, फिर एक एक परतों को अलग से पढ़ते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंकुरण स्तर से। अधिचर्म परत के स्तर सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है, अंकुरण स्तर। तो देखिए ये अधिचर्म और एक चर्म, तो अंकुरण स्तर है वो अधिचर्म की सबसे निचली परत होती है जो किसके संपर्क में रहती है, चर्म की परत के संपर्क में रहती है। देखिए ये है आपके अंकुरण स्तर।
अंकुरण स्तर है वो अधिचरम का सबसे निचला स्तर होता है, जो किसके संपर्क में रहता है, चरम वाले भाग के संपर्क में रहता है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इस अंकुरण स्तर की कोशिका है ना, वो लगातार विभाजन करती रहती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखिए ये कोशिकाएं थी, अब ये कोशिकाओं, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी ये कंटिन्यू समसूत्री विभाजन करती रहती है। और विभाजन करने से जो नई कोशिका होगी वो ये ऊपर की ओर प्रतिस्थापित करती जाएगी, यानी कोशिकाओं को, जैसे ये लेयर है इस कोशिका में, इस लेयर के अंदर जैसे ही विभाजन हुआ, नई कोशिका बनी, वो कोशिकाएं बन बनकर ऊपर की ओर जाती जाती है और पुरानी कोशिकाओं को ऊपर की को हटाती जाती है और नीचे से नई कोशिकाएं बन के ऊपर जाती है। तो ध्यान रखना अधिचर्म के किस परत के अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, अंकुरण स्तर के अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। और जो नई कोशिकाएं बनती है वो ऊपर की ओर विस्थापित होती जाती है, यानी ये कोशिका ऊपर की ओर आती जाएगी, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, और यहाँ की जो लास्ट वाली पुरानी कोशिकाएं है वो टूटकर शरीर से गिर जाएगी और इसकी जगह नई कोशिकाएं क्या है, प्रतिस्थापित हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिचर्म के अंदर रक्त सप्लाई नहीं होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, क्योंकि रक्त वाहिनियां है वो सिर्फ चर्म वाले भाग तक ही आती है। तो जो अधिचर्म का अंकुरण वाला स्तर है वो पोषण किससे प्राप्त करता है, चर्म वाले भाग से पोषण प्राप्त करता है। आया समझ में, क्योंकि अधिचर्म वाले के अंदर तो रक्त सप्लाई होगी नहीं, जब रक्त नहीं आएगा तो पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो पोषण प्राप्त करने के लिए अंकुरण स्तर क्या करता है, इस पड़ोसी से भोजन लेता रहता है, क्योंकि यहाँ तक रक्तवाहिनी आ रही है और इससे ये क्या करता है, आगे भोजन को पास करते रहता है। तो ध्यान रखना अधिचर्म के अंदर रक्त आपूर्ति नहीं होती है, फिर भी इसमें पोषण कैसे होता है, तो अधिचर्म का जो अंकुरण वाला स्तर है वो क्या करेगा, चर्म वाले स्तर से पोषण प्राप्त करेगा, क्योंकि चर्म वाले भाग में रक्तवाहिनियां उपस्थित रहती है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो अंकुरण स्तर है ये क्या करता है, इसके अंदर कोशिकाएं हैं कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं बनकर उभर जाती है। जो अंकुरण स्तर की कोशिका है वो इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बना लेती है और इस संरचना को बोला जाता है रेटेपेग्स। रेटेपेग्स, तो ध्यान रखना रेटेपेग्स किसको बोला जाता है, अधिचर्म वाली परत का जो अंकुरण स्तर है वो कुछ उभार के जैसी संरचना बना लेता है और उसी संरचना को क्या बोला जाता है, रेटेपेग्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर हम इसके पॉइंट्स देखते हैं अंकुरण स्तर के। तो अब हम अंकुरण स्तर के पॉइंट देखते हैं। यह है अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर है जो चर्म से जुड़ा रहता है। अंकुरण स्तर की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है तथा नई बनी कोशिकाएं बाहर की तरफ विस्थापित होती जाती है।
बाहर की तरफ विस्थापित होती जाती है। इस स्तर में रक्त आपूर्ति नहीं होती, अतः यह चर्म से पोषण प्राप्त करता है। अतः यह चर्म से पोषण प्राप्त करता है। तो अंकुरण स्तर के कुछ पॉइंट है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट और देखते हैं हम पॉइंट कुछ। तो ये अंकुरण स्तर के देखिए नेक्स्ट और कुछ पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि जो अंकुरण स्तर होता है उसकी कोशिकाएं बाहर की ओर कुछ उभार के जैसी संरचना बना लेती है, उनको क्या बोला जाता है? रेटेपेग्स। तो देखिए ये है चर्म, ये है आपके अधिचर्म, अधिचर्म की सबसे निचली परत क्या करेगी? इस प्रकार के कुछ उभार बना लेती है, उनको क्या बोला जाता है? रेटेपेग्स। और ये कौन सा स्तर है? अंकुरण स्तर। तो अंकुरण स्तर है वो कुछ उभार के जैसी संरचना बना लेता है, उनको क्या बोला जाता है? रेटेपेग्स। उसके अलावा जो अंकुरण स्तर होता है इसकी कोशिकाओं के बीच में कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है मेलेनिन वर्णक। मेलेनिन वर्णक पाया जाता है और जिसके कारण क्या होता है? त्वचा का रंग निर्धारित होता है। आप देखते हो हमारी त्वचा का रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? मेलेनिन वर्ण के कारण होता है। और मेलेनिन वर्ण किस स्तर की कोशिकाओं के मध्य पाया जाता है? अंकुरण स्तर की कोशिकाओं के मध्य। तो ये वर्ण कौन सा है? मेलेनिन वर्णक। इस वर्ण का निर्माण मुख्यतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये कोशिकाएं मेलेनिन वर्ण का निर्माण कब करेगी? जब फुल सूर्य का प्रकाश होगा। अब सूरज का प्रकाश होगा तो मेलेनिन वर्णक ज्यादा बनेगा और जितना ज्यादा मेलेनिन वर्णक बनता है व्यक्ति का रंग उतना ही ज्यादा काला होता जाता है। और अगर मेलेनिन वर्णक कम बनेगा तो रंग ज्यादा गोरा हो जाएगा। यही कारण है कि धूप में बैठने पर है वो रंग काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्वचा की कोशिका है वो ज्यादा मेलेनिन वर्णक बनाएगी और ज्यादा मेलेनिन वर्णक बनने से त्वचा का रंग है वो गहरा काला हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नेक्स्ट इसके, अंकुरण स्तर की कोशिकाएं कुछ उभार युक्त संरचना बनाती है, कुछ उभार युक्त संरचनाएं बनाती है जिन्हें क्या बोला जाएगा? रेटेपेग्स। जिन्हें रेटेपेग्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंकुरण स्तर की कोशिकाओं में, अंकुरण स्तर की कोशिकाओं के मध्य
मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। तो ये आपके अंकुरण स्तर के कुछ पॉइंट थे, नोट कर लीजिए। फिर अगला स्तर देखेंगे हम, सूल स्तर। तो ये आपके अंकुरण स्तर था। दूसरा देखते हैं हम, सूल स्तर। अंकुरण स्तर के बाद जो ऊपर वाली परत होगी वो क्या कहलाएगी? सूल स्तर। इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि ये त्वचा को दृढ़ता प्रदान करता है। ये स्तर त्वचा को दृढ़ता प्रदान करता है। ये कौन सी स्तर थी? दूसरी। तीसरा स्तर है कण स्तर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कण युक्त 3 से 4 परतें बनाकर कौन सा स्तर बनाती है? कण स्तर बनाती है। बस इतना ही पॉइंट है इसमें, कोई अलग से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं ध्यान रखना है। जो चौथा स्तर है आपके, वो है स्वच्छ स्तर। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्वच्छ स्तर नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वच्छ है। स्वच्छ का मतलब क्या है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल पारदर्शी होती है, जिनके बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है। और इस स्तर के कारण ही हमारी त्वचा होती है वो जल रोधी होती है। आपको पता होगा, अगर हम पानी के अंदर भी बैठे रहे तो पानी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हम थोड़ी देर पानी में बैठे रहते, फूल कर ऐसे हो जाती, क्योंकि पानी शरीर में घुस जाता। लेकिन नहीं घुस जाता है, क्योंकि त्वचा होती है वो जल के लिए अवरोधी होती है। और यही जो वो स्तर है जो त्वचा को जल के लिए अवरोधी बनाता है। यानी इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देती और शरीर के लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देती है। और इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल पारदर्शी होती है, आर पार देखा जा सकता है। इसलिए इस स्तर को क्या बोला जाता है? स्वच्छ स्तर बोला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, इस स्तर की कोशिकाएं, इस स्तर की कोशिकाएं पारदर्शी होती है। इसे अवरोधक स्तर भी कहते हैं। क्योंकि
इसी स्तर के कारण त्वचा जल के लिए अपारगम्य होती है। तो किस स्तर को अवरोधक स्तर बोला जाता है? स्वच्छ स्तर को अवरोधक स्तर बोला जाता है, क्योंकि इसी स्तर के कारण क्या होती है, हमारी त्वचा होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी ना तो अंदर के शरीर का लिक्विड बाहर निकल पाता है, और ना यदि चाहे आप पूरे दिन पानी में बैठे रहो, हाँ त्वचा नम जरूर हो जाएगी लेकिन पानी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इस स्तर तक लिखिए। फिर एक लास्ट स्तर बचता है किण स्तर, उसको भी लिखते हैं हम, नोट कर लीजिए यहाँ तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। तो जो लास्ट स्तर है वो देखते हैं हम, किण स्तर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके अधिचर्म है और ये चर्म है। तो अधिचर्म का जो सबसे ऊपरी स्तर है वही क्या होता है, किण स्तर है, सबसे बाहरी स्तर त्वचा का। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत हो जाती है, क्योंकि इनका कोशिका द्रव्य है वो सूख जाता है और कोशिका एक कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं जिसको बोलते हैं किरेटिन। और उस पदार्थ के कारण ही हमारे शरीर में नाखूनों का, बालों का और जंतुओं में सींग का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, किरेटिनाइजेशन। तो ध्यान रखना, जो नाखून, बाल, सींग होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत कोशिकाएं होती है, और अधिचर्म के किस परत की कोशिकाओं के कारण बनती है, वो किण स्तर की कोशिकाओं के कारण। इन कोशिकाओं को जब कोशिका द्रव्य सूख जाएगा तो वो कोशिका मृत हो जाएगी और एक नया पदार्थ बना लेगी। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, किरेटिन बोलेंगे। और इस किरेटिन बनने की प्रक्रिया को, सींग, नाखून, बाल बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किरेटिनाइजेशन। ठीक है। अब देखिए ये कोशिका है वो मृत हो गई है, तो कंटिन्यू हमारी कोशिका शरीर से झड़ती जाती है। आपको पता होता है हमारी जो ऊपर की त्वचा की कोशिका होती है वो पुनः स्थापित होती जाती है, यानी नीचे से नई कोशिका बनाकर कौन भेज रहा है, अंकुरण स्तर भेज रहा है, और ऊपर की जो किण स्तर की कोशिका है वो नष्ट होके मर के नीचे गिर रही है। तो पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, और इस प्रक्रिया के अंदर विभाजन कौन सा हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट है, इस स्तर की कोशिकाएं मृत हो जाती है क्योंकि उनका कोशिका द्रव्य सूख जाता है तथा किरेटिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। किरेटिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। यह प्रक्रिया किरेटिनाइजेशन कहलाती है।
यह प्रक्रिया कीरेटिनाइजेशन कहलाती है तथा इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नाखून, बाल और सींग का निर्माण होता है। नाखून, बाल और सींग का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्किन स्तर को नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ एक दो पॉइंट और है इसके। जो किर्ण स्तर होता है यानी अधिचर्म के अभी तक हमने जितने स्तर देखे, अंकुरण स्तर, सूल स्तर, कण स्तर, स्वच्छ स्तर और ये लास्ट वाला किर्ण स्तर, इनमें सबसे ज्यादा मोटा स्तर कौन सा होता है? किर्ण स्तर होता है। और उसी को बोला जाता है मोटी त्वचा। तो हमारे शरीर के अंदर आपके तल्लुओं के अंदर और हथेली के अंदर है वो किर्ण स्तर सबसे मोटा होता है, यानी इन स्थानों पर ही हमारी त्वचा है वो सबसे ज्यादा मोटी पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, किर्ण स्तर अधिचर्म का सबसे मोटा स्तर होता है। तल्लुओं तथा हथेली में किर्ण स्तर सबसे मोटा होता है। सबसे ज्यादा मोटा होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आज हमने अध्यावरण तंत्र को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने अधिचर्म के सारे स्तरों को पढ़ लिया। 5 परतों से मिलकर बनी होती है हमारी अधिचर। सबसे जो नीचे का स्तर होता है वो होता है अंकुरण स्तर, उसके बाद होता है सूल स्तर, फिर कण स्तर, उसके बाद स्वच्छ स्तर और सबसे ऊपर होता है किर्ण स्तर। यानी जो हमें त्वचा की बाहरी परत दिखाई दे रही है, बाह्य त्वचा दिखाई दे रही है, वो स्तर कौन सा कहलाता है? किर्ण स्तर। और इस स्तर की कोशिकाएं वो मृत हो जाती है, कीरेटिन का निर्माण कर लेती है, जिसे क्या बोला जाता है? कीरेटिनाइजेशन बोला जाता है। और इसी प्रक्रिया के तहत हमारे अंदर आपके नाखून और बाल का निर्माण होता है। दूसरे जानवरों के अंदर जो सींग का निर्माण होता है वो भी कीरेटिनाइजेशन प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही आपकी आज क्लास समाप्त होती है। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्यावरण तंत्र का जो चर्म वाला टॉपिक है, चर्म की परतें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।